हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस मैजिक में हार्दिक स्वागत है। मैं एहसन भदौरिया बायो फैकल्टी के रूप में आपसे फिर से एक बार आज एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे और आप हमसे जुड़े हुए हैं लगातार और उम्मीद करते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनसे आप इस क्लासेस के बारे में बताएंगे क्योंकि उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं ये। तो देखो, हमने जो लास्ट क्लास देखी थी उसमें प्राथमिक जनन अंग नर मनुष्य में प्राथमिक जनन अंग टेस्टिस के बारे में चर्चा की थी। टेस्टिस यानी वृषण। टेस्टिस इसकी बाह्य संरचना और उसकी आंतरिक संरचना ये हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम पहले कुछ चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द टेस्टिस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द टेस्टिस यानी टेस्टिस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स of the testis या वृषण। टेस्टिस या वृषण। टेस्टिस के महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि टेस्टिस जो होते हैं ये मनुष्य में उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं। हालांकि इसको हम लाइटली देख चुके थे पहले, यानी मनुष्य में वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों स्थित होते हैं, क्यों स्थित होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के अंदर और कई बार तो ये पूछ भी लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी कि ऐसा क्या कारण है कि मनुष्य में वृषण जो है वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं, है ना। प्रश्न ऐसे भी लिख सकते हैं, मनुष्य में वृषण उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं क्यों, या फिर क्यों स्थित होते हैं। ठीक है, तो देखो इसका सीधा सा सरल सा आंसर क्या होता है कि मानव शरीर का जो तापमान है, मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, इतने तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता। शुक्राणु निर्माण और परिपक्वन, शुक्राणु निर्माण वह परिपक्वन नहीं होगा, परिपक्वन नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं होता है ना, नहीं होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का है और इस टेम्परेचर पर शुक्राणुओं का निर्माण और परिपक्वन नहीं हो पाता है। तो फिर जबकि हमारे वृषण कोष जो होते हैं, जबकि वृषण कोष या यूं कहें अपन स्क्रोटम, वृषण कोष का जो तापमान है, वृषण कोष का तापमान वो शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इसका मतलब कितना होता है, लगभग 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी हम कहें वृषण कोष का तापमान शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, तो इस तापमान पर यानी 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक शुक्राणुओं का निर्माण और परिपक्वन आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मतलब जो मानव वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। अगर मान लो कंडीशन ये है कि किसी नर मनुष्य में मान लो वृषण जो है, ठीक है, वृषण उदर गुहा में ही है मान लो। ठीक है, अगर किसी नर मनुष्य में वृषण
उदर गुहा में स्थित हैं, ठीक है, स्थित हैं, तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे? उस अवस्था को बोलते हैं जीर्ण पूरकता। जीर्ण पूरकता बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है गोपिक वृषणता। गोपिक वृषणता, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रिप्टोरिकिडिज्म। क्रिप्टोरिकिडिज्म, क्रिप्टोरिकिडिज्म, ठीक है, यानी क्रिप्टोरिकिडिज्म, क्रिप्टोरिकिडिज्म ये बोलते हैं। अगर मान लो टेस्टिस ह्यूमन बॉडी के अंदर ही है, स्क्रोटम में नहीं आए, ठीक है, तब उस स्थिति को, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? गोपिक वृषणता बोलते हैं, क्रिप्टोरिकिडिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये मान लो सामान्यतः हम मानते हैं कि भाई मनुष्य उदर गुहा से बाहर हैं, अगर रह गए तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे इसको? और जिन मनुष्यों में गोपिक वृषणता पाई जाती है ना, वे मनुष्य कैसे होते हैं? वे मनुष्य बंधे होते हैं। मनुष्य कैसे होते हैं? बंधे होते हैं। नर मनुष्य स्टराइल होते हैं, फिर बंधे होते हैं, क्योंकि उनमें शुक्राणुओं का निर्माण और परिपक्वन क्या होता है? प्रभावित होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो शुक्राणुओं का परिपक्व नहीं हो पाता है, ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे भाई? जैसे मान लो वृषण उदर गुहा में है, उस अवस्था को गोपिक वृषणता, और वृषण उदर गुहा में स्थित हैं, परंतु हम ये कहें कि उनमें शुक्राणुओं का परिपक्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो शुक्राणुओं का परिपक्व नहीं हो पाता है, स्पर्म मैच्योरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, शुक्राणु परिपक्व नहीं हो पाता है ना, नहीं हो पाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं भाई? एजोस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। यानी उदर गुहा में वृषण है तो जीर्ण पूरकता, और वहां पर शुक्राणुओं का मैच्योरेशन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया? एजोस्पर्मिया स्टेज है वो, ठीक है। अब बात आती है कि वृषण उदर गुहा से बाहर कब आते हैं, ठीक है। वृषण उदर गुहा से बाहर, उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में कब आते हैं, ठीक है ना? वृषण कोश, वृषण कोश में या तो गर्भावस्था के 7वें माह में, गर्भावस्था के 7वें माह में आ जाते हैं, ठीक है, या फिर ये मानते हैं कि जन्म के समय, जन्म यानी प्रसव के समय, जब बच्चे का जन्म होता है तब आ जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो गर्भस्थ शिशु नर है, ठीक है, तो उनके अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी कैविटी से बाहर आ जाएंगे, स्क्रोटम में, वृषण कोश में, ठीक है। तो सामान्यतः कब मानते हैं? प्रेगनेंसी के 7th मंथ में। और अगर मान लो उस समय नहीं आते, जन्म के समय आ जाते हैं, अगर वो अंदर रह जाते हैं बॉडी में, तब तो वो क्या होगी? क्रिप्टोरिकिडिज्म कंडीशन आ गई, ठीक है। अब अगला जो नेक्स्ट, जैसे मान लो ये प्रश्न, लगभग ऐसे प्रश्न आए हुए प्रश्न है, ठीक है। अगला मान लो हम बात करें कि अगर मान लो वृषणों को शल्य चिकित्सा के द्वारा, अगर मान लो वृषणों को शल्य चिकित्सा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, अगर वृषण शल्य क्रिया द्वारा, वृषणों को शल्य क्रिया द्वारा हटाना, ठीक है, वृषणों को शल्य क्रिया द्वारा, सर्जरी के द्वारा, क्रिया द्वारा हटाना, क्या कहलाता है? जनद नाशन कहलाता है, जनद नाशन या कैस्ट्रेक्शन कहलाता है, कैस्ट्रेक्शन कहलाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जनद नाशन या कैस्ट्रेक्शन। और शल्य क्रिया करने वाले जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं आर्कियोपेक्सी। जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आर्कियोपेक्सी। आर्कियोपेक्सी कर दिया भाई, ठीक है, और वो हटा दिया तो वो प्रोसेस होगी कैस्ट्रेक्शन, ठीक है, यानी जनद नाशन। फिर आती है बात इसमें कि ऐसे कौन से स्तनधारी जंतु हैं जिनमें वृषण बॉडी कैविटी में ही होते हैं, यानी स्क्रोटम में आते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हाथी है, ठीक है, हाथी है, या ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल, ठीक है, या डकबिल्ड प्लेटिपस है, डकबिल्ड प्लेटिपस, प्लेटिपस,
ठीक है। हाथी है, ब्लू व्हेल, डकबिल प्लेटिपस, इनमें जो वृषण है, टेस्टिस जो होते हैं, ठीक है, वो उदर गुहा में ही होते हैं। वृषण उदर गुहा में ही स्थित होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनमें बाहर नहीं आते हैं। कुछ स्तनधारी जंतु ऐसे जिनमें वृषण उदर गुहा में ही होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर मतलब स्पर्म फॉर्मेशन पर, स्पर्म के मैच्योरेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पहले से ही हैं, ऐसा नेचुरल चीजें हैं, ये नेचुरल होता है इनके अंदर। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनमें वृषण होते तो बॉडी कैविटी में हैं, लेकिन जब जनन काल आता है, उनमें प्रजनन काल जब आता है, तब वो बॉडी कैविटी से बाहर स्क्रोटम में आते हैं, तभी आते हैं सिर्फ जनन काल के समय। तो जनन काल के समय, जनन काल के समय वृषणों का, टेस्टिस का, वृषणों का उदर गुहा में आते हैं, या उदर गुहा में आते हैं। किस में आते हैं? ठीक है, तो ये देखो, जो खरगोश है, बिल्ली है, चूहा है, गिलहरी है, खरगोश, बिल्ली, चूहा, गिलहरी, ये ऐसे जंतु हैं, स्तनधारी जंतु हैं सब के सब, ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, जनन काल के समय ही वृषण जो है वो उदर गुहा, है ना, उदर गुहा से बाहर आते हैं, उदर गुहा से बाहर आते हैं, ठीक है, उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में आते हैं, वृषण कोश में आते हैं, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। जनन काल के समय वृषणों का उदर गुहा से बाहर किस में आना, वृषण कोश में आना, ठीक है। तो वो कौन से जंतुओं में, स्तनधारी जंतुओं में होता है, तो वो खरगोश, बिल्ली, चूहा, गिलहरी, इन सब के अंदर होता है, ठीक है। यानी ये कुछ ऐसे फैक्ट थे इसके साथ जुड़े हुए। सामान्यतः जो शुक्रजनन की प्रक्रिया होती है टेस्टिस के अंदर, उसके अंदर कितना टाइम लगता है, तो उसके अंदर टाइम लगता है लगभग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर, ठीक है, लगभग 72 आवर्स, ठीक है, 72 यानी 72 घंटे के अंदर ये संपन्न हो जाती है प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, टेस्टिस की जो अपन बात कर चुके हैं, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, और टेस्टिस से जुड़े हुए जो भी अपन कहें भी, जो अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे जुड़े हुए, वो सब हो गए, है ना। कई बार ये आ जाता है कि भाई स्पर्म जो होते हैं, सॉरी टेस्टिस जो होते हैं, वो हमारी उदर गुहा से जुड़े हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये जिसको मेजेंट्री बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड या मेजेंट्री से जुड़े होते हैं, ठीक है भाई। वृषणकोश की गुहा उदर गुहा से जुड़ी है, वो तो इंग्विनल कैनाल, ठीक है। और अगर हम कहें कि टेस्टिस जो होते हैं वो हमारी बॉडी कैविटी से जिन लचीले रज्जु से जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं मेजेंट्री, ठीक है, या उनको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, ठीक है। ये होता है संयोजी उत्तक का टाइप होता है। नेक्स्ट, इसमें जो अगला जो अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आता है मेल के अंदर, वो आता है एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण, ठीक है। तो अब हम उसके इसमें जो अगला अपना ऑर्गन है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, अधिवृषण है या फिर शुक्रवाहिनी है, मूत्र मार्ग है, ठीक है, और जो सीसन है, ये सब कैसे है, सहायक जनन अंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं भैया, सहायक जनन अंग के अंतर्गत आते हैं, यानी इनको हम क्या बोलेंगे, सहायक जननांग। तो हम सबसे पहले बात करें अगर जो सहायक जननांग है उनकी, देखो फर्स्ट जो अपना है इसके अंदर सहायक जननांग है, ठीक है, फर्स्ट नंबर, वैसे तो सेकंड है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सहायक जननांग। अब ये सहायक जननांग किसके पढ़ेंगे अपन, नर मनुष्य में। तो प्रथम जो सहायक जननांग माना गया है वो कौन सा माना गया अभी, अधिवृषण, अधिवृषण, ठीक है। देखो, आज हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस या एपिडिडाइमस लिखा होता है, ठीक है। अब देखो, अधिवृषण मनुष्य का प्रथम सहायक जननांग माना गया है, ठीक है, यानी
प्राथमिक जननन के रूप में क्या थे? टेस्टिस। और ये क्या माना गया है? प्रथम सहायक जननांग, प्रथम नर सहायक जननांग माना गया है। ठीक है, फर्स्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना गया है किसको? अधिवृषण को, यानी एपिडिडाइमिस को माना गया है। ठीक है, इसका जो उद्भव माना गया है, ओरिजिनेशन माना गया है, ठीक है, इसका उद्भव माना गया है भाई भ्रूणीय वुल्फीय नलिकाओं से। किससे माना गया है? भ्रूणीय वुल्फीय नलिकाओं से माना गया है, वुल्फीय नलिकाओं से माना गया है, नलिकाओं से माना गया है, भ्रूणीय वुल्फीय नलिकाओं से माना गया है उद्भव। ठीक है, ये ध्यान रखना, अधिवृषण का उद्भव पूछा गया प्रश्न है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, एपिडिडाइमिस का उद्भव किससे होता है? तो भ्रूणीय वुल्फीय नलिकाओं से। टेस्टिस का उद्भव किससे होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म से। ठीक है, अब टेस्टिस ये सॉरी एपिडिडाइमिस जो है वो किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है? तो सुनो ध्यान से, देखो ये जो पार्ट है, यहां मैं बात कर रहा हूं, ये जो पार्ट है ये क्या है भाई? ये जो पार्ट हम बात करें तो ये इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं टेस्टिस। क्या बोल रहे हैं भाई? इसको टेस्टिस। अब आपको ध्यान हो तो टेस्टिस के अंदर बहुत सारे जो मतलब शंक्वाकार पिंडक थे, ठीक है, जिनको अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे थे। ठीक है, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होती हैं? 2 से 3 संरचना सॉरी कुंडलित, अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं होती हैं। और वे सब नलिकाएं कहाँ आकर मिल रही थी? वे सब नलिकाएं आकर मिल रही थी वृषण के मध्य भाग में आकर मिल रही थी। ठीक है, वृषण के मध्य भाग में आकर मिल रही थी। और वृषण के मध्य भाग से भाई वृषण का मध्य भाग में जालनुमा संरचना बन गई, रेटेटेस्टिस बोलते हैं वृषण जाल। अब मध्य भाग से 15 से 20 सीधी नलिकाएं बाहर निकलती हैं, 15 से 20 सीधी नलिकाएं बाहर निकलती हैं। और उन 15 से 20 सीधी नलिकाओं को क्या बोला जाता है? उन सीधी नलिकाओं को बोला जाता है अपवाही नलिकाएं। ठीक है, इधर लिख देता हूं इसको। इन 15 से 20 सीधी नलिकाओं को क्या बोलते हैं? अपवाही नलिकाएं बोला जाता है, यानी वैसा इफ्रेंसिया, अपवाही नलिकाएं बोला जाता है। ठीक है, वैसा इफ्रेंसिया बोलते हैं इसको, वैसा इफ्रेंसिया। ठीक है, ये 15 से 20 संख्या में होती हैं और ये बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, और ये मानते हैं कि ये जब बाहर निकलती हैं तो बाहर निकल करके ये अत्यधिक कुंडलित हो जाती हैं, और अत्यधिक कुंडलित होकर के जो टेस्टिस होता है, ठीक है, नर मनुष्य में जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस के ऊपर फैल जाती है। ठीक है, उस टेस्टिस के क्या होती है? ऊपर फैल जाती हैं। और किस रूप में फैल जाती हैं? उस पर फैल जाती हैं मतलब अत्यधिक कुंडलित होकर के। इस प्रकार से ये नलिकाएं जो हैं उल्फीय सॉरी अपवाही नलिकाएं जो होती हैं ये क्या होती हैं? अत्यधिक कुंडलित होकर के इस पर फैल जाती हैं। तो अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि टेस्टिस, ये जो एपिडिडाइमिस वाला पार्ट होता है, ये एपिडिडाइमिस वाला पार्ट जो है वो किस प्रकार का पार्ट है? तो देखो इसमें देख लो किस प्रकार का पार्ट होता है, तो आप बताएंगे अत्यधिक कुंडलित होता है। भाई कुंडलित हो गई ना नलिकाएं, ठीक है, तो अत्यधिक कुंडलित यानी मोर क्वाइल्ड होता है। ठीक है, और कैसा होता है? चौड़ा होता है, चौड़ा और चपटा। ठीक है, चौड़ा विड्थ एंड चपटा फ्लैट, चपटा होता है। ठीक है, और कैसा होता है? कोमाकार यानी कोमा शेप्ड होता है, कोमाकार होता है, कोमा शेप्ड, कोमाकार। ठीक है, पेशीय नलिकानुमा, ठीक है, यानी हम कहें मस्कुलर पेशीय नलिकाकार, पेशीय नलिकाकार होता है ये। यानी देखो अत्यधिक कुंडलित है, चौड़ा है, चपटा है, कोमाकार है और पेशीय नलिकाकार। ठीक है, ये संरचना बनती है। अब ये कैसे होता है? जैसे मान लो ये हम कहें कि भाई ये मान लो टेस्टिस है ना, और इसके ऊपर ये इस प्रकार से होता है, चौड़ा होता है, बिल्कुल चपटा होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, और इसका निर्माण उद्भव माना गया भ्रूणीय उल्फीय नलिकाओं से। और ये मानते हैं कि जो अपवाही नलिकाएं होती हैं वही क्या होती है? अत्यधिक कुंडलित होकर के इसका निर्माण कर देती हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इसका जो मतलब बाहर वाला भाग होता है, इसका बाह्य भाग, ठीक है, इसका बाह्य भाग माना गया है मोटे पेशीय स्तर से बना हुआ।
इसकी जो बाह्य सतह होती है, ठीक है, वो किससे बनी गई है? मोटे पेशीय स्तर के रूप में होती है, मोटे पेशीय स्तर के रूप में। जबकि इसका आंतरिक सतह होती है, आंतरिक भाग जो माना गया है, आंतरिक सतह, ठीक है, वो कैसी होती है? स्तरित उपकला उत्तक की बनी हुई, स्तरित उपकला उत्तक की बनी होती है, ठीक है। आंतरिक सतह कैसी बनी होती है इसकी? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी मानी गई है? तो मनुष्य में इसकी लंबाई मानी गई है लगभग 6 मीटर। मनुष्य में लंबाई कितनी मानी गई है इसकी? 6 मीटर तक मानी गई है भाई, ठीक है। जबकि खरगोश के अंदर इसकी लंबाई मानी गई है लगभग 3 मीटर। खरगोश में इसकी लंबाई कितनी मानी गई है? खरगोश में इसकी लंबाई मानी गई है लगभग 3 मीटर मानी गई है भाई, ठीक है। तो ये जो पार्ट हमने देखा कि टेस्टिस के ऊपर जो एक कोमाकार पेशीय चौड़ा चपटा कुंडलित भाग है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? अधिवृषण बोल रहे हैं। उद्भव मान बता दिया। अब अपवाही नलिकाएं ही बाहर आकर के ज्यादा कुंडलित हो जाती है, वो क्या बनाती है? इसमें एपिडिडाइमिस का फॉर्मेशन करती है। अब देखो एपिडिडाइमिस वाला जो पार्ट है, ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है भाई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, इस फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? इस फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं शीर्ष अधिवृषण। क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष अधिवृषण बोलते हैं, ठीक है। इसका अन्य क्या नाम होता है? इसका अन्य नाम होता है शीर्ष अधिवृषण का अन्य नाम, ठीक है। देखो इसका जो ऊपर वाला पार्ट माना गया है वो माना गया है शीर्ष अधिवृषण, शीर्ष अधिवृषण, ठीक है। इसको बोलते हैं केपुट एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। इसका अन्य क्या नाम है? इसको ग्लोबस मेजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबस मेजर भी बोलते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? देखो इसकी विशेषता ये होती है कि ये टेस्टिस को ऊपर से ढके रखता है। क्या करता है ये? टेस्टिस को ढके रखता है, ठीक है। टेस्टिस को ऊपर से ढके रखता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो अन्य पार्ट है, जो विशेष बिंदु है वो क्या है? शीर्ष अधिवृषण कैपुट एपिडिडाइमिस, इसमें अपवाही नलिकाएं आकर खुलती हैं, इसमें अपवाही नलिकाएं आकर खुलती हैं, यानी अपवाही नलिकाएं खुलती हैं, ठीक है। इसी में खुलती हैं अपवाही नलिकाएं आकर के, ठीक है ना। ग्लोबस मेजर इसको बोलते हैं, कैपुट एपिडिडाइमिस शीर्ष अधिवृषण को टेस्टिस को ऊपर से ढके रखता है। वैसा एफरेंसिया जो है वो सब इसी में आकर खुलती हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा पार्ट आता है इसका, जो दूसरा इसका ये जो भाग है इतना, ठीक है, इस दूसरे भाग को बोलते हैं मध्य अधिवृषण, मध्य अधिवृषण, मध्य अधिवृषण बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। इसका अन्य क्या नाम है? इसका अन्य नाम होता है ग्लोबस नॉर्मल, ग्लोबस नॉर्मल, ठीक है। और ये क्या करता है? देखो शीर्ष अधिवृषण ज्यादा चौड़ा होगा, ज्यादा कुंडलित होगा, ज्यादा चपटा होगा, ठीक है। मध्य अधिवृषण उससे कम कुंडलित, उससे कम चौड़ा, उससे कम चपटा होगा। इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये वृषण को मध्य भाग से ढकता है, वृषण के मध्य भाग को ढकता है, मध्य भाग को ढकता है, ठीक है। इसका काम, मध्य अधिवृषण का काम वृषण को मध्य भाग से ढकना, ठीक है। शीर्ष अधिवृषण की तुलना में कम चौड़ा, कम कुंडलित, ठीक है, कम चपटा भाग होता है। जबकि हम शीर्ष अधिवृषण तो सबसे ज्यादा कुंडलित होता है, सबसे ज्यादा कुंडलित, सबसे ज्यादा चौड़ा और सबसे ज्यादा चपटा होता है, ठीक है। इसका अन्य नाम बताया ग्लोबस नॉर्मल। फिर आता है इसका अंतिम बिंदु, इसका जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, इसके तीसरे पार्ट को बोलते हैं पुच्छीय अधिवृषण। क्या बोलते हैं? पुच्छीय अधिवृषण। देखो पुच्छीय अधिवृषण या इसको बोलते हैं कोडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। इसका अन्य क्या नाम है? इसका नाम होता है ग्लोबस माइनर, और ये जो पुच्छीय अधिवृषण होता है
ये वृषण के पश्च भाग को ढके रखता है, यानी टेस्टिस के या वृषण के पश्च भाग को ढकता है, पश्च भाग को ढकता है, ठीक है। और ये सबसे कम कुंडलित होता है, सबसे कम चौड़ा होता है, सबसे कम चपटा भी होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो हम कहें कि ये जुड़ा होता है गुबर्नेकुलम से जुड़ा होता है, तो ये गुबर्नेकुलम, अब गुबर्नेकुलम बताए थे आपको जब टेस्टिस के बारे में हम बात कर रहे थे, गुबर्नेकुलम से जुड़ा रहता है गुबर्नेकुलम से, ठीक है। इसके अलावा यही जो भाग है, यही भाग, ठीक है, शुक्रवाहिनी का निर्माण करता है, शुक्रवाहिनी वैसा डिफरेंस का निर्माण करता है, वैसा डिफरेंस का निर्माण करता है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर पुच्छीय अधिवर्षण पूछे तो पुच्छीय अधिवर्षण का वो पार्ट है जो सबसे कम कुंडलित है, सबसे कम चौड़ा, सबसे कम चपटा है, वर्षण के पश्च भाग से ढके रहता है इसको ये, ठीक है। और इसी से गुबर्नेकुलम जुड़ा होता है। गुबर्नेकुलम आपको बताया था कि टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम के पश्च भाग से जुड़े होते हैं, लचीले रज्जुओं से, उसको बोलते हैं गुबर्नेकुलम, और गुबर्नेकुलम से ये भाग भी जुड़ा होता है, ठीक है। फिर बात आती है कि ये जो भाग होता है अंत में क्या करता है, कम कुंडलित होते हुए, ठीक है, एक नलिकानुमा संरचना का निर्माण करता है, और उसी नलिकानुमा संरचना को क्या बोलते हैं, वैसा डिफरेंस बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। तो अगर मान लो पूछे कि शुक्रवाहिनी का फॉर्मेशन या निर्माण किससे होता है, तो आप बताएंगे कि पुच्छीय अधिवर्षण या कोडा एपिडिडाइमिस। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आए हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आए हैं इसके बीच बीच में, ठीक है, देखो एक तो ये आ गया अपवाही नलिकाएं कौन से भाग में आकर खुलती हैं, ठीक है। दूसरा मतलब एपिडिडाइमिस का गुबर्नेकुलम से जुड़ा हुआ भाग है, भाई वो तो आप बता दोगे टेस्टिस कहां से जुड़ा है, ठीक है। फिर एपिडाइमिस कहां से जुड़ा है, और एपिडाइमिस का कौन सा भाग है जो शुक्रवाहिनी का निर्माण करता है, तो आप बताएंगे फिर पुच्छीय अधिवर्षण, ठीक है। इसके अलावा देखो इसके जो फंक्शंस हैं, इसके जो हम बात करें फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो इसके फंक्शंस की अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल देख लें इसकी, ठीक है, फंक्शंस ऑफ एपिडिडाइमिस, तो इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, तो इसके फंक्शंस होते हैं जैसे हम कहें भी इसका काम होता है, देखो पहली बात तो ये कि वृषण और अधिवृषण इसको जोड़े रखने वाली संरचनाएं कौन सी हो गई, अपवाही नलिकाएं, ठीक है। अब इसके बाद यहां से जैसे ही मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से शुक्राणु जाएंगे, ठीक है, कहां जाएंगे, अपवाही नलिकाओं में, अपवाही नलिकाओं से कहां जाएंगे, अधिवृषण में, ठीक है। तो अधिवृषण क्या करता है, एक माह तक स्पर्म्स शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण भी देता है, पोषण, सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, एक माह तक, ठीक है। यानी यहां से स्पर्म जब पहुंच जाते हैं एपिडिडाइमिस में, ठीक है, भाई स्पर्म को ये तो है नहीं कि एपिडिडाइमिस टेस्टिस से मतलब जब मैथुन होता है तब निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्पर्म जो है जैसे जैसे बनते जाते हैं वैसे वैसे एपिडिडाइमिस के अंदर स्टोर होते रहते हैं, और एपिडिडाइमिस जो है वो एक महीने तक क्या करता है, उन स्पर्म्स को पोषण, सुरक्षा और सहारा प्रदान करता रहता है एक महीने तक। फिर आता है कि ये क्या करता है, मृत शरीर का यानी शुक्राणुओं के मृत शरीर का विघटन भी करता है, ठीक है, यानी स्पर्म्स के जो डेड पार्ट होते हैं, डेड पार्ट्स, ठीक है, उनका क्या करता है, विघटन करता है, डिकम्पोज कर देता है उनको, ठीक है। स्पर्म्स के जो डेड पार्टिकल्स होते हैं, मान लो या क्योंकि अभी एक माह से ज्यादा हो गया तो उस समय भी क्या करता है, उनको ये डिकम्पोज कर देता है। इसके अलावा विशेष जो बिंदु आता है इसमें, जो कीट होते हैं, कीट, ठीक है, इंसेक्ट्स, उनमें क्या होता है, स्पर्म का कैपेसिटेशन भी होता है, ठीक है, यानी शुक्राणुओं का योग्यतार्जन, ठीक है, शुक्राणुओं का योग्यतार्जन होता है कीटों के अंदर, इसमें कहां होता है, एपिडिडाइमिस में होता है, अधिवृषण में होता है। अगर मनुष्य से पूछे तो भाई अगर मान लो, ये तो हम जानते हैं कि कीटों के अंदर स्पर्म्स का कैपेसिटेशन होता है एपिडिडाइमिस में। अगर मान लो हमसे बात करें कि मनुष्य में स्पर्म्स का कैपेसिटेशन कहां होगा,
ठीक है। तो मनुष्य में स्पर्म्स का कैपेसिटेशन कहां होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ह्यूमन में, ठीक है, इन ह्यूमन स्पर्म कैपेसिटेशन होता है फीमेल ओविडक्ट्स में, ठीक है, यानी मादा की जो अंडवाहिनी होती है उसमें क्या होता है, स्पर्म्स का कैपेसिटेशन होता है ह्यूमन के अंदर, यानी मनुष्य में शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन का मतलब होता है, कैपेसिटेशन का मतलब होता है स्पर्म में फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी का बनना, या यो अपन निषेचन क्षमता का विकसित होना, डेवलप होना। शुक्राणुओं में निषेचन क्षमता का विकसित होना शुक्राणु योग्यतार्जन कहलाता है। और शुक्राणु योग्यतार्जन मनुष्य में कहां होता है, फीमेल ओविडक्ट्स में होता है, जबकि कीटों में कहां होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पार्ट थे, ठीक है। जैसे भाई हम बात करें कि एपिडिडाइमिस क्या चीज है, तो आप बताएंगे एपिडिडाइमिस नर मनुष्य का प्रथम सहायक जननांग है। इसकी लंबाई कितनी मानी गई, 6 मीटर तक। खरगोश में इसकी लंबाई कितनी मानी गई है, 3 मीटर तक, ठीक है। उद्भव, तो इसका उद्भव माना गया भ्रूणीय गुल्फीय नलिकाओं से। कैसी स्ट्रक्चर है ये बात कर ली हमने, ठीक है। बाहरी सतह किसकी बनी होती है, कैसी होती है, आंतरिक सतह कैसी होती है, ठीक है। फिर इसके जो फंक्शंस हैं वो बात की हमने, और साथ ही हमने इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी बात की है, और वहां उन पार्ट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आते हैं वो सब डिस्कस किए हैं। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट जो जनन अंग आता है इसके अंदर सहायक जननांगों के अंतर्गत अपना, वो आती है शुक्रवाहिनी, ठीक है। कौन सा पॉइंट आता है, वो आता है शुक्रवाहिनी, वैसा डिफरेंस, ठीक है, वैसा डिफरेंस इसको देख लेते हैं, ठीक है। वैसा डिफरेंस शुक्रवाहिनी, तो कई बार वैसा डिफरेंस के अकॉर्डिंग वैसेक्टोमी शब्द बना होता है, ठीक है। एक चैप्टर चलता है अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम बात करेंगे कि वो जो वैसेक्टोमी क्या होती है ना। कई बार हम बोलते थे पुरुष नसबंदी, ठीक है, तो उसको मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे फिर, तो उसको मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है वैसेक्टोमी, ठीक है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगला जो बिंदु होगा अपना, अगला जो पॉइंट होगा अपना, वो कौन सा है, नंबर 2। इसका नंबर 2 है सहायक जननांगों का, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी या वैसा डिफरेंस, ठीक है। इसी को बोला जाता है शुक्रवाहक। क्या बोला जाता है, इसी को शुक्रवाहक भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो शुक्रवाहिनी क्या चीज होती है, ठीक है। तो देखो शुक्राणुओं का वहन करने वाली नलिकानुमा संरचना, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे कि ये जो पार्ट है अपना एपिडाइमिस का, इसको बोलते हैं पुच्छीय अधिवृषण। क्या बोलते हैं इसको, पुच्छीय अधिवृषण बोलते हैं, ठीक है। कोडा एपिडिडाइमिस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, कोडा एपिडिडाइमिस ये बोल रहे हैं इसको, ठीक है। शुक्रवाहिनी ये जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी लंबाई अगर देखें हम, ठीक है, तो इसकी लंबाई मनुष्य में मानी गई है लगभग 45 सेंटीमीटर। कितनी मानी गई है इसकी लंबाई, लगभग 45 सेंटीमीटर मानी गई है। और पुच्छीय अधिवृषण जो होता है ना, ये पुच्छीय अधिवृषण ही क्या करता है, ये पुच्छीय अधिवृषण कम कुंडलित हो गया यहाँ पर आते आते, ठीक है। और यहाँ आते आते क्या करता है, पतली लंबी नलिकानुमा संरचना का निर्माण करता है। इस प्रकार से एक पतली लंबी नलिकानुमा संरचना का निर्माण कर लेता है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक पतली लंबी नलिकानुमा संरचना बनती है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से संरचना बनती है इसका, ठीक है। अब देखो इसको आगे देख लेंगे अपन, जब जनन तंत्र पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसमें। तो ये जो पतली लंबी नलिकानुमा संरचना बन रही है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक, वैसा डिफरेंस बोल रहे हैं, वैसा डिफरेंस। और इसका निर्माण कौन कर रहा है, कोडा एपिडिडाइमिस, पुच्छीय अधिवृषण कर रहा है।
इसकी लंबाई कितनी मानी गई है मनुष्य में? 45 सेंटीमीटर मानी गई है। अब शुक्रवाहिनी का जो भित्ति होती है ना, इसकी जो वॉल होती है वो कैसी मानी गई है? मोटी होती है। और मोटी होती है तो आप समझ जाओगे कि ल्यूमेन का पार्ट जो होगा, व्यास क्या हो जाएगा इसका अंदर से कम। ठीक है भाई, जैसे हम बात करें, ये मान लो कोई नलिका है, अब इसकी ये भित्ति इतनी मोटी हो गई, ठीक है, भित्ति ज्यादा मोटी हो गई है, ठीक है। अब भित्ति ज्यादा मोटी हो गई तो देखो इसका व्यास कम रह गया ना, ठीक है। तो हम कहें इसकी भित्ति मोटी होती है जिससे इसका व्यास क्या हो जाता है? कम होता है। इसकी जो भित्ति है, ठीक है, इसमें किस प्रकार का जो मतलब उत्तक पाया जाता है? तो इसकी भित्ति के अंदर मिलता है स्तंभाकार उपकला कोशिका, उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें पक्षमाभि यानी स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से बनी है इसकी भित्ति, ठीक है। जबकि इसकी आंतरिक सतह पर पक्षमाभि कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, यानी आंतरिक सतह पर, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं ये नलिका है और इसकी नलिका पर अंदर से क्या होते हैं? पक्षमाभ पाए जाते हैं, बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है भाई। भित्ति तो वैसे कोल्यूमिनर स्तंभाकार एपिथेलियम, ठीक है, उपकला कोशिकाएं या टिश्यू बोल दो, चाहे स्तंभाकार उपकला उत्तक बोल दो, उसकी बनी है। लेकिन इसकी आंतरिक सतह पर कैसी होती है? तो इसकी आंतरिक सतह होती है सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी हुई, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसकी जो आंतरिक सतह होती है वो किसकी बनी होती है? सीलिएटेड सेल्स पाई जाती हैं, पक्षमाभि कोशिकाएं मिलती है, सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है आंतरिक सतह इसकी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम बात करें तो जो शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है। लंबाई मानी गई इसकी, लगभग लेंथ कितनी मानी गई? 45 सेंटीमीटर तक मानी गई है, ठीक है। इसकी भित्ति स्तंभाकार उपकला उत्तक की और साथ ही इसके आंतरिक सतह पर पक्षमाभि या सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब बात आती है कि जो शुक्रवाहिनी होती है, ठीक है, ये पूछिए अधिवर्षण से निकली है, ठीक है, और इसका अंतिम सिरा फूल गया है यहाँ पर आकर, ठीक है। तो इसका जो अंतिम सिरा फूला हुआ होता है, ठीक है, इसका अंतिम सिरा क्या होता है? फूला हुआ, ठीक है। इसका अंतिम सिरा मानते हैं फूला हुआ मानते हैं, ठीक है, अंतिम सिरा फूला हुआ रहता है, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं तुम्बिका या एम्पुला, तुम्बिका या एम्पुला बोलते हैं, तुम्बिका या एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। और ये अंतिम सिरा फूला हुआ जो है यही फिर किसमें खुल जाता है? अंत में ये खुल जाता है फिर शुक्राशय में। किसमें खुलता है फिर? ये सेमाइनल वेसिकल में खुलता है, शुक्राशय में, ठीक है। तो दोनों ओर की जो शुक्रवाहिनी आती हैं वो दोनों ओर क्या क्या बनाती हैं? शुक्राशय बनाती है, सेमाइनल वेसिकल, यानी एक जुड़ी शुक्राशय ग्रंथियां भी होती हैं फिर, ठीक है। अब देखो शुक्रवाहिनी, इसकी जो मेन बात थी वो ये पूछ लेता है पक्षमाभि, इसमें पोषक पदार्थ नहीं निकलते हैं। पहली बात का ध्यान रखना कि वैसा डिफरेंस जो होती है शुक्रवाहिनी, उसमें पोषक पदार्थ नहीं होते। ऐसा हो कि भाई ये जो शुक्राणु को पोषण देती होगी, ऐसा कुछ नहीं करती है। हाँ, इसमें कुछ स्रावी कोशिकाएं होती है, सेक्रेटरी सेल्स, जिसकी आंतरिक सतह को नम बनाए रखती है, श्लेष्मा कोशिकाएं जैसे नम बनाए रखती हैं। जैसे इसमें स्पर्म आते हैं, जैसे ही स्पर्म आते हैं इसमें, तो वैसा डिफरेंस में क्या होता है? जैसे स्पर्म आते हैं, ठीक है, तो वैसा डिफरेंस में जैसे स्पर्म आएंगे भी, ठीक है, स्पर्म के आने पर क्या होता है? इसमें मतलब तरंगीय गति उत्पन्न होती है। कैसी होती है? तरंगीय गति उत्पन्न हो जाती है, और उस तरंगीय गति के कारण क्या होता है? शुक्राणु की गति बढ़ जाती है, और इसके कारण क्या होता है? स्पर्म की जो स्पीड है, ठीक है, वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। स्पर्म की स्पीड इंक्रीज हो जाती है उससे, ठीक है। और साथ ही देखो सीलिया है, तो सीलिया क्या करते हैं? एक तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहां से स्पर्म आ गए, इस प्रकार से स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है, स्पर्म्स आ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? जैसे आएंगे स्पर्म इसके अंदर, है ना, वैसा रेफरेंस में, तो इसमें तरंगीय गति होगी, ठीक है, वेवी मूवमेंट उत्पन्न होंगे,
उससे क्या होता है, जो सीलिया है वो भी क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, यानी स्पर्म्स को सीधा कहां ले जाते हैं, शुक्राशय में ले जाते हैं फिर। ठीक है, तो स्पर्म्स को शुक्राशय में, यानी इसका जो मेन फंक्शन माना गया है भाई, वो मेन फंक्शन क्या माना गया है वैसा डिफरेंस का, ये क्या करती है, स्पर्म्स को, शुक्राणुओं को, स्पर्म्स को एपिडिडाइमिस से लेकर के, एपिडिडाइमिस से कहां पहुंचाती है, सेमाइनल वेसिकल में, सेमाइनल वेसिकल में पहुंचाती है, सेमाइनल वेसिकल में ले जाती है। ये ध्यान रखना है, इसका विशेष जो मेन फंक्शन है वो। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि मतलब जो अपने वैसा डिफरेंस होती है, शुक्रवाहिनी होती है, उस शुक्रवाहिनी की आंतरिक सतह किसकी बनी है, तो सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स की सीलिया कैसे करते हैं मूव, तो एक दिशा में मूव करते हैं, आपने पढ़ा होगा, वही फ्लैजेला दोनों दिशा में मूव करते हैं। ठीक है, जबकि सीलिया क्या करते हैं, एक साइड में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है उनके अंदर। तो हम बात करें कि जैसे इसमें स्पर्म आएंगे, ठीक है, वे भी मूवमेंट उत्पन्न हो जाएगी, और साथ ही सीलिया भी है, तो क्या करेंगे, शुक्राणु कहां पहुंचाने का काम करेंगे, शुक्राशय में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या माना गया है, स्पर्म्स को एपिडिडाइमिस से लेकर के सेमाइनल वेसिकल तक पहुंचाना। ये थी हमारी जो सहायक जननांगों के अंतर्गत जो दूसरा सहायक जननांग है वैसा डिफरेंस, शुक्रवाहिनी। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग और अन्य जो सहायक जननांग के अंतर्गत पेनिस, सीसन, उन दोनों को डिस्कस करेंगे। फिर एक क्लास के अंदर अपन जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं मेल के अंदर, जैसे अपन प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें, है ना, काउपस ग्रंथि है, शुक्राशय ग्रंथि है, वो सब चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक नमस्ते।